हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आई होप मैं आप सभी को दिख रहा हूँ, मेरी आवाज वगैरह आ रही होगी। मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं लाइव स्ट्रीम को थोड़ा सा। हाँ ओके, मैं विजिबल हूँ। लाइव स्ट्रीम पे आई होप मैं आप सभी को दिख रहा हूँ, मेरी आवाज वगैरह आ रही होगी। एक बार प्ले। चलो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। हमारे एक लैपटॉप पे इंटरनेट का इशू है, परंतु कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी जैसे भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के साथ साथ नीचे कमेंट करके बताएंगे भाई कि हमारा ये वाला ऑप्शन है, हमारा ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि लाइव स्ट्रीम जो है वो बदलते रहती है ना बेटा। चलो ये लोड हो रहा है क्या? हाँ ये लोड हो रहा है, इट्स वर्किंग। तो जब तक वर्किंग होती है मैं देख लेता हूं कितने लोग लाइव आ गए हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम। तो डी और ए ब्लॉक के तत्व हम 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के कवर करेंगे और आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, हमारे साथ में आंसर जो है वो कमेंट करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है संक्रमण तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक मिनट जरा, मुझे थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी। क्या ये मूवेबल है? है ना, बस एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा। आई होप आप सभी ऑब्जेक्टिव देख पा रहे होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, संक्रमण तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपको यह बताना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यदि आप देख नहीं पा रहे होंगे तो सर आपके सामने लिख देते हैं। पहला यहां पर लिखा है n-1 डी 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। जो आपकी मुख्य कक्षा है जिसे आप ns बोलते हो, उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये होता है। इसके अलावा चलो हम व्हाइट कलर का प्रयोग करते हैं। व्हाइट कलर आपको बहुत, व्हाइट नहीं येलो कलर बहुत अच्छा विजिबल होता है, व्हाइट ही रखते हैं। दूसरा है यहां पर n-1, हमने n लिख दिया, n-1। डी में पूरे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हमारी मुख्य कक्षा होती है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा n-1 डी 1 से लेके 10 और आपकी मुख्य कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या ये बोल रहा है एन डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन एस में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा वाले ऑप्शन के साथ आप जाना पसंद करेंगे? फटाफट से जरा कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। पता नहीं इस लैपटॉप के साथ क्या समस्या है भाई साहब, कभी अच्छा चलेगा कभी बुरा चलेगा। तो मैं आप लोगों के कमेंट अभी तो नहीं देख पाऊंगा, परंतु इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मुख्य कक्षा से एक कक्षा माइनस उसके डी उपकोष में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो हमारी मुख्य या बाहरी कक्षा होगी उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिंक Zn जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन है अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण, सामान्य एवं मूल दोनों अवस्थाओं में पूर्ण डी विन्यास के कारण। डी विन्यास का मतलब है यहां पर डी पर जो है, यहां पर डी पर जो है पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील है या फिर इसके उच्च गलनांक के कारण। क्या होगा सही जवाब? ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे जब तक मैं इसे मिटा देता हूं। पता नहीं आज बोर्ड भी लैग कर रहा है थोड़ा सा। मैंने मैडम की लाइव स्ट्रीम पर भी देखी थी, आपकी लाइव स्ट्रीम पर भी देखा है। जल्दी ही इस डिजिटल बोर्ड का भी रिव्यू लेके आने वाले हैं। यदि कोई स्टूडेंट कोई टीचर खरीदना चाहे, वो हमारी वीडियो देखता है तो पता तो होना चाहिए। तो यहां पर IUPAC परिपाटी के अनुसार डी कक्षक में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, अब वो चाहे सामान्य अवस्था हो
या फिर ऑक्सीकरण अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में यदि किसी तत्व का d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो उसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमारा जो है वो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड ये बोल रही है क्रोमियम Z जिसका परमाणु क्रमांक है 24 वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, बार बार ये कई बार परीक्षा में अपेयर हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, तो आप लोगों को इसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बोल रहा है कि भाई साहब 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा बोल रहा है कि 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा बोल रहा है 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला बोल रहा है 3D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नॉर्मली ये देखा जाता है, मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं क्रोमियम का, आपको भी लिख के देख लेना है। मैं तो बिल्कुल 100% श्योर हूं कि इसका ऑप्शन बी आएगा और आपको कारण भी बता दूंगा अभी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 4s2। परंतु यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चला जाता है कहां पर? 3D पे। तो 3D 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एस का कहां चला गया? डी कक्षक में। तो 3D 5 हो जाएगा, अर्थात 4s1 3D 5 जो है वो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। यहां पर डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे या आते हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में आपके एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे परमाणु थोड़ा अस्थायी होता है। तो एस उपकोष को 1 इलेक्ट्रॉन निकल के डी उपकोष में चला जाता है, जिसके कारण वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। मतलब एक कक्षक खाली से अर्धभरित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हो जाते हैं। सपोज करो कि मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 4s2 होता, यहां पर क्या होता? 4s2 होता और यहां पर आपके पास में 5 कक्षक है। तो एक यहां आता, एक यहां आता, एक यहां आता और एक यहां आता। यह होना चाहिए था 4s2 3D 4 होना चाहिए था, परंतु यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल के, यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर आ जाता है और इन्हें हम बोलते हैं अर्धभरित कक्षक, और इनका स्थायित्व इस खाली कक्षक वाले स्थायित्व से अधिक होगा। इस कारण से क्रोमियम जो है वो थोड़ा सा अपवाद दर्शाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने आपके सामने लिखा, जिसे हमने टिक आउट किया, वो होता है। क्यों होता है इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया बच्चे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कॉपर CuZ29 का अपवादात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है 3D9 4s2 विन्यास। सेम इसके साथ भी वही है, पूर्णतः भरे डी कक्षक का स्थायित्व। तो यहां पर जो हमारे डी कक्षक में हमने शुरू में देखा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, Zn में ये होता है, कॉपर में ये होता है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, आता एक ही है। बचे वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए थे। ये यहां पर एक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटता है, ऐसे करके हटा दो इसे और ये इसे भेज दो यहां पर। तो 4s1 होगा और 3D 10 होगा। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जवाब होगा। अभी आपको कारण बता दिया था कि यहां पर अर्धभरित कक्षक हो जाएंगे, यहां पूर्ण भरित कक्षक हो जाएंगे। इस कारण से कॉपर के लास्ट उपकोष में, बाहरी कक्षा में, लास्ट उपकोष आप एस उपकोष भी बोल सकते हो, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यही सेम चीज आपको चांदी में भी देखने को मिलेगी, सोने में भी देखने को मिलेगी। और इस कारण से इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पे, इसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन के कारण पे ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली वाली स्लाइड पर आते हैं हम। लैपटॉप बिल्कुल ही हैंग हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार। हमारी तीसरी स्लाइड है शायद ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी गुड। चलो, जो लोग आ गए हुए सभी का वेलकम। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, मैंने अभी तक नहीं खोली है, लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा है, बार बार बताना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आप। देख लेते हैं, वॉइस वॉइस का तो कोई इशू नहीं। चलो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जब तक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता?
ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों में तत्वों का आकार लगभग समान होने का कारण क्या है? तो कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी में नहीं आता? आयरन नहीं आता, कॉपर नहीं आता, कैडमियम नहीं आता या मैग्नीज नहीं आता। ठीक है, ये सारे तत्व जो है वो 3D श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? 3D श्रेणी के हैं। सिर्फ एक तत्व जो है वो है 4D श्रेणी का। चलो अगला है, इसका सही आंसर तो मैं बता दूं, मैं इसका आंसर जो है वो होगा सी। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीज, चलो अनामिका आई हुई है, थैंक यू बेटा। चलो बढ़िया है, सही है। अब आप लोगों को देखते रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीम अभी कुछ लोगों को लाइव दिख रही है, उसके बाद में अनलिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इस लाइव स्ट्रीम को अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, क्योंकि पेड बैच वाले बच्चों के लिए लाइव चल रही है। तो जिसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं भैया, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना महंगा भी नहीं है। अब द्वितीय यानी कि 4D और तृतीय यानी कि 5D संक्रमण श्रेणियों का आकार लगभग समान होने का कारण क्या है? तो एक्टिनाइड आकुंचन आप बोलेंगे उसे, लेंथेनाइड आकुंचन बोलेंगे, प्रभावी परिरक्षण प्रभाव बोलेंगे, या फिर आकार में सामान्य वृद्धि। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सर ने आपको बताया है इन सभी का, सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि लेंथेनाइड संकुचन कहां होता है, एक्टिनाइड संकुचन कहां होता है, ये सारी बातें है ना, सब कुछ सर ने आपको बताया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि एक्टिनाइड जो है वो 6S से प्रारंभ होते हैं। कहां से प्रारंभ होते हैं? सॉरी, माय बैड। जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं वो 7S से स्टार्ट होते हैं। एक्टिनाइड जो है वो 6S से स्टार्ट होते हैं। 6S का मतलब होता है 5D श्रेणी। फिर प्रभावी परिरक्षण प्रभाव के बारे में बात होगी और आकार में सामान्य वृद्धि, ये वाली बात होगी। यहां पर होगा लगभग समान होने का कारण क्या है? तो हमें पता है कि जब 6S होता है, 5D होता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब हमारे नहीं, तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F कक्षा में जाना प्रवेश कर जाते हैं। और 4F कक्षा, 4 यानी कि चौथी कक्षा, F यानी कि उपकोष, उस पर जाना प्रारंभ करते हैं। तो F उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पे नाभिकीय आवेश 4S के इलेक्ट्रॉन को, 4F के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से परमाणु का आकार जो है वो लगभग 4D कक्षकों के आकार के समान हो जाता है, और इसे ही लेंथेनाइट आकुंचन कहा जाता है। सेम चीज एक्टिनाइट के साथ भी होती है, सेम चीज एक्टिनाइट के साथ भी होती है, तो उसे एक्टिनाइट आकुंचन कहा जाता है, परंतु वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। मैग्नीज, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 25, द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। बहुत सारे एग्जामों का ये बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैग्नीज जो है वो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या, इसके 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। कितने निकाले जा सकते हैं बच्चा? 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 2-2 बार पढ़ाया है। 2-2 बार पढ़ाने से आपको यदि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती तो आपको बता दिया गया था कि भाई साहब जिसकी निकालनी हो उसे x मान लिया जाता है। इस x के साथ में K2 पर कितनी होगी? तो K2 की मान लो पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर 2 लगा देना क्योंकि 2x है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की -2 होती है। 2 में 7 का गुणा कर दो, इधर लगा दो 0, यहां पर आ जाएगा -2x। चलो सीधे सीधे कर देते हैं, यहां कर देते हैं 14, यहां कर देते हैं +2। आगे देखोगे यहां आ जाएगा 2x, यहां कर दोगे 14 - 2, 12 आ जाएगा। 12 के बट्टे में 2 लाओगे, x करोगे तो मेरे हिसाब से तो 6 आ रहा है। और मेरे हिसाब से यदि कैलकुलेशन पे 6 आ रहा है बच्चे, तो आपके हिसाब से भी 6 ही आएगा, है ना? आपके हिसाब से भी कितना आएगा? 6 आना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कितना होगा? +6। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करके देखना है। यदि आप कहीं फंस जाते हो बच्चा, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करके देखना है। तो पीएनएसटी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट थी कि वो आ जाए, पता नहीं उन लोगों ने मैसेज देखा है कि नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, जिसे आयन आप यदि वो बाद में भी देखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वाले वीडियो को पब्लिक कर दूंगा। अब है, निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगहीन होता है? कौन सा आयन जो है वो जलीय माध्यम में रंगहीन होता है?
तो रंगीन होने के लिए डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन यदि अयुग्मित हो तो बहुत अच्छी बात है। डी कक्षक यदि अयुग्मित हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर यदि आप स्कैंडियम देखोगे, पहले टाइटेनियम की बात कर लेते हैं, फिर स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, Fe की बात करते हैं। तो कॉपर का तो आपको पता है नीला होता है, इसका आप लोगों को पता है जब हम देखते हैं तो हल्का सा लाल कलर दिखाई देगा, है ना। अब स्कैंडियम की यदि बात करें, स्कैंडियम की यदि बात करें तो Sc जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, और यहां पर बोल दिया कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। तो यहां पर लास्ट में आएगा 4s1 और 3d, 4s2 और 3d1। हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब यहां पर कितने बचे हैं भाई साहब, 4s0 बचा है, 3d भी 0 बचा है, मतलब डी उपकोष में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और s में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति पे जीरो विन्यास के कारण पे स्कैंडियम में 3 प्लस आवेश होने के कारण पे, स्कैंडियम पे 3 का प्लस आवेश होने के कारण पे यह रंगीन आयन नहीं बनाता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए प्रचक्रण मात्र सूत्र कौन सा है? म्यू बराबर वर्गमूल n इंटू ब्रैकेट के अंदर n+1 ब्रैकेट क्लोज, या हमारा सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। आप प्रॉपरली पढ़ो लोगों, मैं बता देता हूं इसका भी मतलब होता है। यहां पर आए ओहो, हमने ये म्यू बराबर होगा वर्गमूल n इंटू ब्रैकेट के अंदर n+2 ब्रैकेट क्लोज। अगला है म्यू बराबर वर्गमूल n, सॉरी 2n, देख के लिखना है सर, n+1 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आप इसका भी लिख लो n ब्रैकेट के अंदर n+3 ब्रैकेट क्लोज, और इसका भी लिख देता हूं n+1। ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अभी से यदि हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, अभी से परीक्षा की तैयारी यदि अच्छी हो जाए, इसीलिए तो सरल एकेडमी सरल बना रही है तुम्हारे लिए ना। प्रॉपरली रोज आओ, रोज पढ़ो, अच्छा है। अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और परीक्षा के पहले सारे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो तुम्हें देखने हैं, ठीक है। अब 24 घंटे देखना है, 24 घंटे देख लो, मतलब मत देखना 24 घंटे, पगला जाओगे। मैं मतलब ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, जब टाइम मिले तब देखो बच्चा, ठीक है। परंतु देख के जरूर चले जाना, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं तो देखना तो बनता है। तो यहां पर मैं जिस आंसर के साथ जाना पसंद करूंगा वो हमारा ये वाला होगा, सेकंड इसका सही आंसर है। दोनों का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है बी, दोनों का जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है बी। अभी हमारा लैपटॉप दोबारा चालू हो गया है, अपन देखते हैं कि कितने लोग कमेंट पर देख रहे हैं। मैं एक बार वापस से देखूंगा, तो चिंता ना करिए, आपका नाम ले लिया जाएगा यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो, जैसे अभी ये नामिका कमेंट कर रही थी। अब आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है Mn2+ आयन जिसका परमाणु क्रमांक है 25, बोर मैग्नेटॉन Bm में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? तो किसकी बात की जाती है भाई साहब जब भी हम क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण को निकालते हैं, किसकी बात की जाती है? कौन है वो जिम्मेदार व्यक्ति? तो आप सभी को पता है वो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जिम्मेदार व्यक्ति का नाम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसके लिए? बोर मैग्नेटो के लिए। तो यहां पर मैग्नीज जो है उसका परमाणु क्रमांक लिख लो सबसे पहले तो 25। कितना होता है? 25। यहां पर बोल दिया गया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं। अब इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 3d, सॉरी 3 तो हमने लिखा ही नहीं, 3d3, अर्थात कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? अब वो जो आपका सूत्र है, अभी सर ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा वाला सूत्र? ये वाला सूत्र। यहां पर लिखोगे आप n कितना है भैया? 3 है। यहां पर भी कितना लिखोगे? 3। यहां कितना करोगे? 2। अब जरा इसे सॉल्व करो तो यहां पर आएगा 5, यहां पर आ जाएगा 15। 4 का 16 का वर्गमूल होता है कितना? 4। यहां 4 है ही नहीं, सॉरी यहां 16 है ही नहीं, यहां कितना है? 15। मतलब कि 4 से थोड़ा सा कम होगा। 4 से कितना होगा? थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, मेरा कैलकुलेशन कह रहा है 4 से थोड़ा कम होगा। तो क्या इसका ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है? क्या हम सी के साथ जा सकते हैं? मैं गलती भी कर सकता हूं ना, मैं थोड़ी सी गलती कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, कुछ तो गलती हुई है हमसे। चलो यहां पर अपन फिर से देखते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। वो गलती ये है
कि हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखने जाए 25 है, यहां पर +2 आवेश है, तो यहां पर होगा 4s2 और 3d3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी मैं हमको समझ में आया हमने क्या गलती कर दी। हमने गलती ये कर दी बच्चा कि हमने 3d के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हमने किसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? हमने जो गलती किए हैं वो आप भी कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। यहां 4s2 होगा और 3d5 होगा। ऑक्सीकरण अवस्था जब भी होती है तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो यहां पर होगा 4s0 और 3d5। अर्थात जब आप सूत्र में मान रखेंगे तो यहां n बराबर आएगा 5, 5 + 2 आप लिखेंगे, तो यहां पर आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 × 7 हो जाएगा, तो सतह पन्ना 35। कितना होगा? 35। और 6 6 होता है 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। यहां 36 नहीं है, यहां पर वर्गमूल है 35। कितना है? 35, अर्थात ये होगा 6 से कम, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। तो ये छोटी सी माइनर सी मिस्टेक जो सर से हुई थी वो आपसे भी हो सकती है, तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता था कि मैं गलत हूं, मुझे तुरंत ही ऐसे दिमाग में क्लिक कर जाता है कुछ तो गलत है दया, इसे ठीक करो। ऐसा वाला दिमाग जो है वो आपको भी लगा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का गहरा बैंगनीरंग किस परिघटना के कारण होता है? अब पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर फॉर्म यानी कि KMnO4 जब नॉर्मली होता है तो ये रंगहीन होता है, और जब हम इसे H2O के साथ मिलाते हैं अर्थात जल के साथ मिलाते हैं तो जल के कण जो है वो लिगेंड के जैसा काम करने लगते हैं, और ये प्रकाश का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। अब जो हिस्सा अवशोषित नहीं करते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होके दिखता है। तो कौन सा हिस्सा अवशोषित नहीं होता, तो उसी को हम बोलते हैं लिगेंड से धातु आवेश का स्थानांतरण। डी संक्रमण नहीं लिखेंगे, FF संक्रमण भी नहीं लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय व्यवहार भी इसका आंसर नहीं आएगा। चलो कंप्यूटर ऑन हो गया, मतलब सॉरी लैपटॉप ऑन हो गया है। अब मैं आप लोगों के कमेंट देख सकता हूं। यहां पर स्ट्रीम फिनिश कैसे दिखा रहा है, ये हमारी स्ट्रीम तो जबकि चल रही है। चलो वेरी गुड, अनामिका बिल्कुल लगी हुई है प्रॉपरली। 11 का ए, सही बात है बेटा, है ना। और 12 का भी बता दो, 12 का होगा बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये PNST वाले बच्चों को बोल देता हूं कि बेटा आ जाओ। और शायद हम उन लोगों ने देखा नहीं, उस समय लैग हो गया था कंप्यूटर, तो उन लोगों तक बात नहीं पहुंची होगी। देख लेते हैं। चलिए जी, अब लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की सबसे सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है, अवस्था कौन सी है? इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये स्थायी हो जाते हैं, 3 निकालते हैं तो स्थायी हो जाते हैं, 4 निकालते हैं तो स्थायी हो जाते हैं, और 5 निकालते हैं तो स्थायी हो जाते हैं। सर ने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया बेटा ये सारी चीजें। सर ने आपको लिखवाई थी कि लैंथेनाइट जो है उसका सिर्फ एक तत्व जो है वो +4 की दिखाता है, बाकी सभी जो है वो +3 के लिए ज्यादा स्थायी होते हैं। तो आई एम गोइंग विद द ऑप्शन बी। आप लोग जरा अपना जो भी हिसाब किताब है वो लिख के कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं तो बी के साथ जाना पसंद करूंगा। 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। अगला हम देखते हैं मिश्र धातु का मुख्य संगठन निम्नलिखित में से क्या है। तो कुछ चीजें जो है वो लॉन्ग लेक्चर में छूट जाती हैं, तो यहां पर तुम्हें सर हेल्प कर देते हैं। यहां पर मिश्र धातु नहीं है बच्चा, यहां पर बात हो रही है मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु के लिए यह कहा गया है कि लगभग 95% लैंथेनॉइड धातु और 5% आयरन के मिश्रण से हम जो है वो क्या बना सकते हैं, मिश्र धातुएं बना सकते हैं, ठीक है। ये वाली लिख लेना कहीं ऑब्जेक्टिव, मैंने इसे सॉल्व नहीं करवाया है आपको, शायद गलती से छूट गया होगा, सारी चीजें नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अंतरकाशीय यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बहुत ही अच्छे से आपको ये वाली बात बताई गई थी, पता नहीं तुम लोगों के कमेंट क्यों हैंग हो गए हैं। कुछ बच्चों ने शुरू तक कमेंट किया, अभी कमेंट नहीं किया। तो जो लोग आ गए सभी को वेलकम, जो लोग नहीं आए हैं तो देख लीजिएगा, आ जाइएगा भैया, कमेंट करके बता दीजिएगा जब भी देखें। तो अंतरकाशीय के संबंध में कौन सा वाला जो गुण है वो नहीं है, गलत है।
इनके गलनांक उच्च होते हैं, तो हमें मालूम है गलनांक उच्च होते हैं। ये कठोर होते हैं, हाँ ये बहुत कठोर होते हैं। ये रासायनिक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं क्या? नहीं होते, गलत बात है ये। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित है, हाँ ये बात सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? यहां पर ये लिखा है रासायनिक रूप से अत्यंत सक्रिय होते, नहीं होते, ये निष्क्रिय होते रासायनिक रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं 16 नंबर पे, एक्टिनोइड श्रेणी अर्थात 5s 5f, मैं f को s पढ़ ले रहा हूं गलती से, 5f का अंतिम तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? अब एक्टिनोइड श्रेणी के लिए आपको दो सर ने एक चीज बताई थी। सबसे पहला आपको याद रखना है लालू वाला रूल, और अगला रूल था थार वाला, ठीक है। ये है लैंथेनम, ये है लुप्टिनियम, और ये है थोरियम, और ये है लॉरेंसियम। तो क्या लॉरेंसियम यहां पर है? हाँ, आई एम गोइंग विद द बी, दैट इज लॉरेंशियम 103 नंबर। तो ये लालू और थार वाली जो ट्रिक है, थार मतलब वो AR वाला मत लिखना, LR वाला। अब कैसे भी तुम्हें याद करना, बस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। सीरियम CE58 की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था उत्कृष्ट एवं विशेष विश्लेषणात्मक अभिकारक है? ये +2 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +3 की दिखाता है, +4 की दिखाता है, और +5 की दिखाता है। तो आपको सर ने बताया था कि एक इकलौता तत्व ऐसा है जो +4 की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, बताया था मैंने। और सी जो है हमारा, CE जो है हमारा वो लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। और नॉर्मली लैंथेनाइड जो +3 के दिखाते हैं, परंतु जो सिर्फ हमारा CE है, ये भाई साहब इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं जो +4 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा सी जो है वो सही आंसर होगा। डाइक्रोमेट आयन Cr2 की संरचना में CrO आवंत कोण का मान कितना होता है? सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। 109 होता है, नहीं होता है, ये हाइड्रोकार्बनों के लिए प्रमुख है। 120 ये एल्डिहाइडो के लिए प्रमुख है, और सॉरी कीटोन के लिए मुख्य रूप से प्रमुख है, सॉरी यार कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए नॉर्मली ज्यादा फेमस है। और 180 रेखी संरचना के लिए फेमस है। और बचा कौन? तो 126, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो है, वो है सी। चलिए अगला है, कल जो हमने पढ़ा था उससे कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन इस समस्पर्श प्रक्रम में किस धातु के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? TiO, B2O5, MnO या फिर CrO3। तो आपको पता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसका प्रयोग किया जाता है। कल ही आपको पढ़ाई गई है ये बात, कल ही आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट है जलीय विलयन में जलीय विलयन यानी कि कॉपर 2+ आयन का स्थायित्व Cu+ से अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? इसकी उच्च ऋणात्मकता, जलयोजन एंथैल्पी, निम्न आयनन ऊर्जा। यहां पर लिखोगे कॉपर 2+ का उपकक्षीय विन्यास का कोई कारण नहीं है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसकी उच्च ऋणात्मक जल योजन एंथैल्पी। ये वाला ऑब्जेक्टिव याद रखना, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा परंतु हमें याद रखते हुए चलना है। अगला है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट फेरस आयन +2 को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है? फेरेट सल्फेट में, धात्विक फेरिक आयन में, या मैग्नीज डाइऑक्साइड में? किसमें कन्वर्ट कर देता है? फेरिक आयन में, धात्विक फेरन में, फेरिक सल्फेट में। आप सभी को पता है पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुझे लगा हम Kr2CO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा फेरिक आयन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D में किस तत्व की कणन एंथैल्पी न्यूनतम होती है? किसकी कणन एंथैल्पी न्यूनतम होती है? और आप सभी को पता है युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण पे शायद कणन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो क्या इसका आंसर जिंक होगा? यस, इसका आंसर जो है वो जिंक होता है। अब पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कमेंट करना है भाई साहब फटाफट से। मैं 30 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं तुम्हारे लिए। एक्टिनाइड आकुंचन लैंथेनाइड आकुंचन की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों होता है? तो यहां पर आप ये बोलेंगे 5f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव 4f से दुर्बल होता है, ये ऑप्शन होगा।
या फिर 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अधिक होना, नाभिकीय आवेश का कम होना, बाह्यतम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉनों का होना। तो इसका सही आंसर जो है वो 5f के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 4f से दुर्बल होना। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला जो है Mn3+ आयन Mn2+ आयन युग्म के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अत्यधिक धनात्मक क्यों होता है? तो यहां पर आप लिखेंगे Mn2+ आयन का अर्धभरित डी विन्यास D5 विन्यास अत्यंत स्थायी होने के कारण, Mn3+ आयन का अतिरिक्त स्थायी होना, मैग्नीज का उच्च धात्विक त्रिज्या या फिर कम आयन, ऑप्शन डी जो है कम आयनन एंथैल्पी। तो इसका भी होगा ऑप्शन ए। ये जो है 2D विन्यास में, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बोर मैग्नेटो से चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि 4s से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं। 3D जो है वो अभी भी 5 के 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ में स्थायित्व बना के रखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विभव इससे इलेक्ट्रॉन जाने के कारण पे धनात्मक होता है। नेक्स्ट अगला वाला जो है हमारी पीपीटी, हम ऑलमोस्ट 26 नंबर पर, 30 ऑब्जेक्टिव है, 3 स्लाइडें और बची होगी। संक्रमण तत्वों द्वारा पीतल, कांसा और स्टेनलेस स्टील जैसी मिश्र धातु आसानी से क्यों बनाई जा सकती है? उच्च घनत्व होने के कारण, परमाणु त्रिज्याओं में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण, लगभग समान परमाणविक आकार त्रिज्या जिसमें 15% का कम अंतर होना चाहिए, या फिर रासायनिक निष्क्रियता के कारण। किसके कारण इनकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लगभग समान परमाणविक आकार के कारण। लगभग समान परमाणविक आकार के कारण, त्रिज्याओं में 15% कम अंतर होने के कारण। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडीन को किस में ऑक्सीकृत कर देता है? तो यहां पर आयोडीन O3 आयन में, मुक्त आयोडीन I2 में, हाइपो आयोडस अम्ल में, या फिर आयोडीन मोनोक्लोराइड में। आयोडीन मोनोक्लोराइड में किस में परिवर्तित कर देता है? तो यहां पर आप बोलेंगे कि आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर I2 में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो आयोडीन बना लेता है। आयोडीन ऋण आयन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और खुद आयोडीन के साथ सहसंयोजन द्वारा जुड़ जाता है और I2 का निर्माण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं अगली वाली पीपीटी पे, 27 पे हैं हम। संक्रमण धातुएं उत्कृष्ट अंकुल यौगिक क्यों बनाती है? छोटा आयनिक आकार और उच्च आयनिक आवेश के कारण, बंध बनाने के लिए रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण, परिवर्ती संयोजकता के कारण, या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। तो आई एम गोइंग विद द उपरोक्त सभी कारणों से, क्योंकि परिवर्ती संयोजकता भी होती है, बंध बनाने के लिए डी रिक्त कक्षक भी होती है, और उच्च आय, ये सारी बातें सर ने आपको बहुत अच्छे से लिखवाई है, पूरे प्रॉपरली नोट्स बनवाए हुए हैं ना। तो डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम Z92 और प्लूटोनियम Pu94 आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये दोनों भाई साहब 92 और 94 आप सभी को पता है एक श्रेणी शुरू होती है जो कि 58 से स्टार्ट होती है और 72 या 71 तक होती है, और अगली जो है वो स्टार्ट होती है 90 से और 103 तक होती है। ये वाली कहलाती है लैंथेनम, ये वाली कहलाती है एक्टेनम। तो हम एक्टेनम श्रेणी के साथ जाना पसंद करेंगे, इसे बोलते हैं हम ए ब्लॉक का तत्व। तो जिस प्रकार से दिमाग लगा के सॉल्व करना है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्नलिखित में से किस गैसीय आयन में अयुग्मित बोल सकता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है? आपको ये बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक भी कक्षक जो है वो खाली नहीं हो, मतलब सिंगल नहीं होता, सारे डबल डबल होते हैं, ये वाली बात है। दूसरे में अमोनिया के संश्लेषण की हाबर विधि में किस संक्रमण धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? कल ही पढ़ाया था कि इसका आता है सूक्ष्म विभाजित आयन। और इसका यदि बात करें तो भाई साहब ये भैया जी जो है ए वाले, इनके में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। इसमें इक्का दुक्का सभी में कुछ ना कुछ होगा। जैसे इसमें यदि बात करें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, और इनका आपको निकाल के देख लेना है बच्चे। तो यहां आके 30 के 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, परंतु आप लोगों की डी और ए ब्लॉक के तत्वों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हो गई होगी, ऑब्जेक्टिव की एक आध दो चीजें नहीं पता चली होंगी, तो फटाफट से नोट कर लेना इसे, ठीक है। ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, जो सरल एकेडमी के हमारे स्पेशल बच्चे हैं उन सभी को ये पीपीटी मिल जाएगी, मैं दे दूंगा प्रीमियम बैच वाले बच्चों को। तो ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी नए ऑब्जेक्टिव को इसके साथ में। बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। राधे राधे,
राम राम, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए लाइव स्ट्रीम पे, ध्यान रखिएगा।